कभी इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जहां महिलाएं अपने वोट से सरकारें बनाती है और गिराती है, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के सत्ता में भागीदारी बनने की बात आती है तो वो लगभग गायब क्यों हो जाती है। जिनके कदमों में दुनिया झुकती है उसे नारी कहते हैं। फिर क्यों नारी को एक मूर्ति की तरह घर पर बिठाकर सिर्फ उनका वंदन किया जा रहा है? क्यों नहीं उन्हें संवैधानिक शक्ति देकर देश के विकास की मुख्य धारा में लाया जाए? 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारी सियासत में महिलाएं हाशिए पर क्यों हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं पर महिलाओं के अधिकार फाइलों में क्यों दबे रह जाते हैं? क्या हम एक समाज के तौर पर महिला नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक देश की बेटियां अपने हक के लिए सिर्फ इंतजार करते रहेंगी? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत की किन किन महिलाओं ने शासन की बागडोर संभाली। क्या उनके नेतृत्व से राज्य और देश को लाभ हुआ? साथ ही समझते हैं कि देश की आज़ादी में महिलाओं का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सदियों से इस देश ने महिलाओं के नेतृत्व की मिसालें देखी है। 800 साल पहले दिल्ली के तख्त पर राज करने वाली रज़िया सुल्तान से लेकर 1857 में अंग्रेजी हुकूमत को ललकारने वाली रानी लक्ष्मीबाई और आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू तक। लेकिन ये विरासत सिर्फ राज करने वाली रानियों तक सीमित नहीं है। क्या हम भूल सकते हैं कि शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती देवी ने अपने बेटे को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान किया? क्या चंद्रशेखर आज़ाद की मां जगरानी देवी का त्याग किसी से कम था, जिन्होंने अपने बेटे को आज़ादी के रास्ते पर भेजा? इन माताओं और बहनों ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपने दिल को पत्थर बनाकर देश के लिए बलिदान दिया। इसी ऐतिहासिक अन्याय और त्याग को सम्मान देने के लिए 2023 में भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। एक ऐसा कानून जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर सत्ता में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा करता है। लगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी अधूरी लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन आज 2026 में उस ऐतिहासिक जीत पर एक गहरा सवालिया निशान लग गया। इस कानून को जल्द से जल्द लागू करने के लिए लाया गया एक बेहद जरूरी 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल ना कर पाने के कारण गिर गया। इस एक नाकामी ने देश में कई नए सवाल छेड़ दिए। इस देरी के पीछे की असली राजनीति क्या है? क्या राजनीतिक दल वाकई महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है? क्या दशकों के संघर्ष के बाद मिला ये अधिकार सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब 70 साल के इंतजार के बाद एक कानून बना तो उसे लागू करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? तो चलिए अब मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब और इस पूरे मुद्दे को विस्तार में बताता हूँ। अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटे तो महिलाओं के शौर्य, बुद्धि और नेतृत्व की कहानियों की कोई कमी नहीं है। आज से लगभग 800 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, तब दिल्ली के तख्त पर एक महिला ने हुकूमत की थी, रज़िया सुल्तान। वो दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासक थी। एक ऐसे समाज में जहां ताकतवर तुर्की अमीर उन्हें सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे, रज़िया ने ना सिर्फ शासन किया बल्कि अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया। फिर इतिहास हमें ले जाता है 1857 में, जब भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की थी। उस संग्राम का एक सबसे चमकता और कभी ना भुलाया जाने वाला चेहरा भी एक महिला का था, रानी लक्ष्मीबाई। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी। अब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो रानी का एक वाक्य गूंजा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और हम आज़ादी की लड़ाई में सरोजिनी नायडू के योगदान को कैसे भूल सकते हैं? भारत कोकिला के नाम से मशहूर वो सिर्फ एक महान कवयित्री ही नहीं, बल्कि एक तेज तरार स्वतंत्रता सेनानी भी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज़ाद भारत की पहली महिला राज्यपाल बनकर उन्होंने साबित किया कि महिलाएं सिर्फ संघर्ष ही नहीं बल्कि शासन भी बखूबी कर सकती है। और ये कहानी सिर्फ तख्त और सियासत की नहीं है, ये त्याग और बलिदान की भी है।
क्या हम शहीद भगत सिंह की मां विद्यावती देवी को भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान किया? क्या चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी का त्याग किसी से कम था, जिन्होंने अपने बेटे को आजादी के रास्ते पर भेजा? इन माताओं और बहनों ने सिर्फ आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपने दिल को पत्थर बनाकर देश के लिए बलिदान दिया। इन महान महिलाओं की विरासत हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर इतिहास में महिलाएं इतना शानदार नेतृत्व और त्याग कर सकती थी, तो आजाद भारत के लोकतंत्र में उनकी मौजूदगी इतनी कम क्यों है? पहली लोकसभा 1952 में केवल 22 महिला सांसद थी, जो कुल सदस्यों का लगभग 4.4% थी। समय के साथ यह संख्या धीरे धीरे बढ़ी और 17वीं लोकसभा 2019 में 78 महिला सांसद चुनी गई, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन यह भी कुल सदस्यों का लगभग 14.4% ही है। आज भारत में महिलाएं पुरुषों के बराबर वोट डालती है, लेकिन जब बात आती है देश के सबसे बड़ी पंचायत की, यानी हमारे संसद की, तो तस्वीर बेहद निराश करती है। राज्य की विधानसभाओं में तो ये आंकड़ा और भी कम, लगभग 9% पर सिमट जाता है। 1950 के दशक से ही महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठती रही, जो 1966 में पहली बार एक विधेयक के रूप में सामने आई। ये विधेयक कई बार संसद में पेश हुआ, इस पर बहस हुई, लेकिन हर बार यह राजनीति के गलियारों में अटक गया। आखिरकार दशकों के इंतजार, संघर्ष और अनगिनत बहसों के बाद 19 सितंबर 2023 को भारत की नई संसद में एक नया इतिहास लिखा गया। उस दिन सरकार ने 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना गया। इसे लोकसभा और राज्यसभा से रिकॉर्ड मतों से पारित भी करवाया गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ये बिल आखिरकार संविधान का 106वां संशोधन बनकर कानून बन गया। ये अधिनियम भारत की लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानून है। इसका मतलब है कि हर 3 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ एक महिला उम्मीदवार का होगा। अगर हम आज की 543 सीटों वाली लोकसभा में इसे लागू करें, तो महिला सांसदों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर सीधे 181 हो जाएगी। इस कानून की कुछ खास बातें थी। 33% आरक्षण, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना, SC/ST सीटों के अंदर आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के अंदर भी महिलाओं के लिए 33% का कोटा तय किया गया। सीटों का रोटेशन, आरक्षित सीटें हर परिसीमन के बाद रोटेट की जाएगी। 15 साल की अवधि, ये आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए लागू किया गया है, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है। कानून में लिखा गया है ये आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इस शर्त का मतलब था कि कानून बनने के बावजूद इसे लागू होने में कई साल लग सकते हैं, संभवतः 2029 के लोकसभा चुनाव तक या उसके भी बाद। इसी देरी को खत्म करने और आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार हाल ही में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन राजनीतिक सहमति ना बन पाने के कारण यह विधेयक लोकसभा में गिर गया। संविधान संशोधन होने के कारण इसे पास होने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो संसद में हासिल नहीं हो सका। इस एक नाकामी ने 2023 की ऐतिहासिक जीत पर अनिश्चितता के बादल ला दिए और लागू होने की प्रक्रिया अभी भी इंतजार में है। तो अब इस नए राजनीतिक गतिरोध का असर क्या होगा? महिला आरक्षण का जो सपना सच होता दिख रहा था, वो अब कहाँ खड़ा है? इसका सबसे बड़ा सबूत कि आरक्षण काम करता है, हमें स्थानीय शासन में पहले ही मिल चुका है। 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया था। आज उस एक कदम की वजह से पूरे भारत में 14 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिला प्रतिनिधि है, जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। शुरुआत में सरपंच पति कल्चर की आलोचना हुई, लेकिन वक्त के साथ महिलाओं ने आत्मविश्वास हासिल किया और उन मुद्दों को प्राथमिकता दी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था, जैसे पीने का साफ पानी, स्कूल, सफाई और स्वास्थ्य। यही उम्मीद संसद और विधानसभाओं से भी थी, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने
इस उम्मीद के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां और सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती अब राजनीतिक गतिरोध है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून तो बन चुका है, लेकिन उसका लागू होना भविष्य के सेंसस और परिसीमन पर निर्भर है। इसे जल्द लागू करने की कोशिश बुरी तरह विफल हो चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह परिसीमन की आड़ में चुनावी नक्शा बदलना चाहती है, जबकि सरकार ने विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। दूसरी चुनौती प्रॉक्सी यानी रबर स्टैंप उम्मीदवार का खतरा है। जैसा हमने पंचायतों में देखा था, क्या राजनीतिक पार्टियां सिर्फ जीतने के लिए बड़े पुरुष नेताओं की पत्नियां या बेटियों को टिकट देंगे? ये एक वाजिब चिंता है, जिसका समाधान सिर्फ कानून से नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी सोच बदलकर जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को तैयार करने से होगा। तीसरा सवाल ओबीसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का है। मूल कानून में एससी और एसटी महिलाओं के लिए तो कोटे के अंदर कोटा है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। कई राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे हैं और यह भविष्य में भी एक बड़ी बहस का मुद्दा बना रहेगा। ये सच है कि राह में चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और स्पष्ट हो गई है। 2023 में जो कानून बनना वो एक मील का पत्थर था, लेकिन 2026 में एक जरूरी संशोधन का गिर जाना एक बहुत बड़ा झटका है। इन चुनौतियों को देखकर इस कानून की ऐतिहासिक अहमियत को कम समझना एक भूल होगी, लेकिन ये भी मानना होगा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक सोच है, बदलाव का प्रतीक है। ये इस बात की गवाही है कि कोई भी देश तब तक पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी आधी आबादी को विकास की गाड़ी में बराबर की सीट ना मिले। ये रजिया सुल्तान के साहसी, रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और सरोजिनी नायडू की बुद्धिमानी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कानून उन करोड़ों गुमनाम महिलाओं के संघर्ष का सम्मान है जिनकी आवाज़ कभी दिल्ली तक नहीं पहुंची। सवाल यह है कि जब हम अपनी महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, जिनके कदमों में दुनिया झुकती है, उसे नारी कहते हैं, फिर क्यों उसे सिर्फ पूजने तक सीमित रखा गया? अब समय है कि नारी को संवैधानिक शक्ति देकर निर्णय लेने की मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि जब नारी सशक्ति होगी तभी देश का विकास सच में संतुलित और सशक्त होगा। बदलाव शायद धीमा हो, रास्ते मुश्किलें आए, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। सत्ता के वो दरवाजे जो सदियों से महिलाओं के लिए लगभग बंद थे, अब पूरी तरह खुलने के लिए एक और राजनीतिक लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं। इस नए राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? महिलाओं के आरक्षण को जल्द लागू करने में क्या बाधाएं हैं और इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।